नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, तो गढ़वाल सभा के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम धामी। ये आग्रह जरूर कर रहा हूँ। अभी कैसे पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, अब धीरे धीरे ये स्थिति भी बदल रही है। अब लोग इस कोरोना महामारी के बाद अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग जो बहुत वेल क्वालिफाइड जिनको कह सकते हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार की सिद्धताएं हैं, अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, वो लोग अपने गाँव को आ रहे हैं और अपना कारोबार अब गाँव में खड़ा कर रहे हैं। और हमने भी बहुत सारी पॉलिसी बनाई है। आज हॉर्टिकल्चर के अंदर पहले घरों को वापस लौट रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग जो बहुत वेल क्वालिफाइड जिनको कह सकते हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार की सिद्धताएं हैं, अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, वो लोग अपने गाँव को आ रहे हैं और अपना कारोबार अब गाँव में खड़ा कर रहे हैं। और हमने भी बहुत सारी पॉलिसी बनाई है। आज हॉर्टिकल्चर के अंदर पहले एक साल में 500 पॉली हाउस बनाए जाते थे पूरे उत्तराखंड के अंदर, और हमने इस बार का जो हम बजट लेकर आए, आम बजट, उस बजट में हमने प्रावधान कर दिया कि एक साल में हम 18,000 पॉली हाउस बनाएंगे, और ये 18,000 पॉली हाउसों से 1 लाख लोगों को रोजगार समय में हमको कई गुना, इसमें हमारी अपार संभावना है। इसको देखते हुए एप्पल मिशन हमने लागू किया है। कीवी के क्षेत्र में बहुत संभावना उत्तराखंड के अंदर है। कीवी उत्पादन के क्षेत्र में कीवी मिशन शुरू किया है। दालचीनी के क्षेत्र में हमने दालचीनी मिशन शुरू किया है, तिमूर मिशन शुरू किया है। इसी प्रकार से मिलेट मिशन भी, और मिलेट का हम एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं जिसमें मड़वा, झिंगोरा, चौलाई, रामदाना, ये जितने भी हमारे जो प्राकृतिक रूप से, परंपरागत रूप से होने वाले हमारे अनाज थे, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज पर्यटन के क्षेत्र में कि पर्यटन बढ़े, अनेकों ऐसे स्थान हैं, उनमें हम पर्यटन के लिए अलग अलग स्थानों को चिन्हित करके उनको जो है पब्लिक सेक्टर में पीपीपी मोड में देने का जो है हमने ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया है, और 100% सब्सिडी तक इस क्षेत्र में देने का भी प्रावधान हमने इस बार अपने कैबिनेट से कर दिया है। होम स्टे हमारे राज्य के अंदर एक बड़ी हमारे लिए आधार बनने वाले हैं, आर्थिकी का आधार, रोजगार का भी आधार, उसको भी जो है लगातार हमारी सरकार प्रोत्साहन कर रही है। पशुधन के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, आज कृषि के क्षेत्र में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसको बढ़ाने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य आज हमने बढ़ाए हैं। उद्योगों के लिए हम नई पॉलिसी ला रहे हैं। इस साल दिसंबर माह में हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश दुनिया के उद्योग समूह से जुड़े हुए लोगों को हम बुलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी हमको अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए उसमें आएंगे। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर भी 6,000 एकड़ जमीन अभी हमने लैंड बैंक के रूप में निकाली है। तो जो देश दुनिया के आज सभी उद्योग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए एक पॉजिटिव माहौल, एक सकारात्मक वातावरण उत्तराखंड के अंदर बढ़ा है। ऐसे अनेकों चीज़ें, आज 4 धाम जाने वाली सड़कें जिस प्रकार से बन गई हैं, आप देख रहे होंगे। पहले के समय में ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाना एक महाभारत हुआ करती थी, लेकिन अब घंटों में हम वहाँ पहुँच जा रहे हैं। आप दिल्ली से देहरादून आने वाले समय में मात्र 2 से ढाई घंटे में पहुँच जाएंगे। रोड बन रही है, 1 साल में उसका काम पूरा हो जाएगा। आज भारतमाला सड़कें हों, चाहे हमारी ऑल वेदर रोडें हों, जिस प्रकार से काम हो रहा है। केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार 2013 की त्रासदी के बाद आपको वहाँ पर अब दिखाई देगा। इस साल दिसंबर माह तक वैसे हमने लक्ष्य लिया था कि हम उस काम को पूरा करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया और उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर कहा है कि टेरी जनक्रांति के नायक श्रीदेव सुमन देश के महान सपूत थे। उनके महान आदर्श हमें सदैव प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे।
गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने सबको चौंका दिया जब सुबह 7 बजे लोअर टी शर्ट में पहुंच गए पौड़ी जिला आपदा केंद्र। आपदा केंद्र का जायजा लेने के साथ स्टाफ से किए कई सवाल। तो गढ़वाल कमिश्नर बनने के बाद विनय शंकर का ये पहला दौरा था। उत्तरकाशी में भी पूरा दिन आपदा प्रभावितों के बीच रहे थे कमिश्नर। तो गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर अचानक सुबह 7 बजे लोअर टी शर्ट में पहुंचे, जहां पौड़ी जिला आपदा केंद्र पहुंचकर आपदा केंद्र का जायजा लिया। इसके साथ ही स्टाफ से कई सवाल भी किए इस दौरान। तो गढ़वाल कमिश्नर बनने के बाद विनय शंकर का ये पहला दौरा है। तो उत्तरकाशी में भी पूरा दिन आपदा प्रभावितों के बीच रहे थे कमिश्नर। तो गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने सबको चौंका दिया जब सुबह 7 बजे लोअर टी शर्ट में पहुंचे पौड़ी जिला आपदा केंद्र और इस दौरान केंद्र का जायजा लिया। इसके साथ ही जो वहां पर स्टाफ मौजूद थे उनसे बातचीत की। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए, गढ़वाल कमिश्नर बनने के बाद ये पहला दौरा रहने वाला है जब सबको चौंकाते हुए जिला आपदा केंद्र पौड़ी पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए, बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं विनय शंकर पांडे और आप सचिव मुख्यमंत्री भी हैं। आप 2 दिवसीय दौरे पर गढ़वाल हैं। कल ये उत्तरकाशी पुरोला क्षेत्र में थे, हर व्यक्ति से मिले, हर प्रभावित के घर गए, क्या समस्याएं हैं लोगों से सीधे बात की। वैसे तो आप पूर्व में जिलाधिकारी उत्तरकाशी भी रह चुके हैं। इसके बाद वो कल दोपहर के बाद पौड़ी पहुंच गए थे। पौड़ी रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह 7 बजे जिला आपदा कार्यालय पहुंच गए और बातचीत करने लगे स्टाफ से। देखिए, सामान्य तौर पर कर्मचारियों में या जूनियर ऑफिसर्स में एक मैसेज होता है कि कोई भी बड़ा अधिकारी 9:30-10 बजे से पहले ऑफिस में औचक रेड नहीं करता, परंतु अपने सामने वो लोअर टी शर्ट में पाकर कमिश्नर को चौंक गए। और कमिश्नर चूंकि खुद फील्ड के अफसर हैं, उन्हें हर चीज का बेहतर से जानकारी है, पता है। आपदाग्रस्त उत्तरकाशी को जिलाधिकारी रहे हैं, उन्होंने स्टाफ से बातचीत की, कितनी सड़कें बंद हैं, खुलने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जेसीबीआर की क्या व्यवस्था है, आपदा पीड़ितों को किस प्रकार की मदद पहुंचाई जा रही है, ये उन्होंने बातचीत की। कमिश्नर का रुख देखकर कर्मचारी इसलिए भी डर गए कि ये सीधे जिला आपदा कंट्रोल रूम आए बिना किसी को फोन किए, क्योंकि देखिए, जिला आपदा कार्यालय को अन्य कार्यालयों से जोड़कर नहीं देखा जाता। यहाँ 24/7 काम होता है और प्रदेश में भारी बारिश से मानसून में काफी नुकसान हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट पहला दफ्तर जिला आपदा कार्यालय ही है। लिहाजा विनय शंकर पांडे का ये जो तरीका था, ये जो उनका अंदाज था, ये सबको चौंका गया। इसके बाद उन्होंने स्टाफ ऑफिसर्स के साथ बैठक भी की है। ये उनकी पहली बैठक थी। उन्होंने साफ कर दिया है कि राज्य की केंद्र की जो योजनाएं हैं उनमें खर्च की क्या स्थिति है, इसकी अफसर जानकारी दें, योजनाओं की स्थिति क्या है, निर्माण की प्रगति की इसकी जानकारी दें और इसके लिए एक अलग से बड़ी बैठक भी होगी। 1 हफ्ते में कमिश्नर गढ़वाल ने जो जिलों के जिलाधिकारी और सीडीओ हैं, जो बड़े नुकसान हुए हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि कई स्थानों पर सड़क बही है, पुल बहे हैं। सरकार की प्राथमिकता होती है कि पहले मार्ग खोल दिए जाएं, फिर निर्माण का काम हो, ताकि सामान्य जनजीवन प्रभावित ना हो, क्योंकि नुकसान का कुल आकलन भी होना है, कितने पैसे की व्यवस्था होनी है, राज्य से या केंद्र को कोई प्रपोजल जाना है, इस बाबत शासन में फिर बैठकें होती हैं। तो एक उनका महत्वपूर्ण दौरा था और जिसमें आज उन्होंने सबको चौंकाया अपने इस तरीके से, अपने इस अंदाज से। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बिजली कटौती और आंख बिचौली के बीच ऊर्जा विभाग के जिम्मेदार अफसर आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल बीते कई दिनों से राजधानी के प्रमुख झाझरा विद्युत केंद्र में लगातार आ रही दिक्कतें, विद्युत ट्रिप होने से लेकर ऊर्जा की जरूरी उपकरण भी जल जा रहे हैं और इन घटनाओं के बीच ऊर्जा विभाग के 2 प्रमुख विभागों के एमडी और जिसमें वितरण और उत्पादन शामिल है, वह आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस सबसे नाराज होकर सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने दोनों ही एमडी को तलब कर जमकर फटकार भी लगाई। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने 2 टूक कहा कि आप दोनों ही विभाग राज्य सरकार के विद्युत विभाग का अंग है, मिलकर काम करें और व्यवस्था दुरुस्त करें। इसके साथ ही झाझरा विद्युत केंद्र में बार बार आ रही दिक्कत के चलते विद्युत विभाग से भी 2 दिनों के भीतर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पूर्व इस बेहद अहम विद्युत केंद्र में आग भी लग गई थी।
जाजरा में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सेला कुई का इंडस्ट्रियल एस्टेट भी है और उसके अलावा शहर और गांव दोनों इलाके हैं। वहाँ पर पूरा एरिया बार बार प्रभावित हो रहा है और दोनों एजेंसीज हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी और ट्रांसमिशन एजेंसी ये एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो दोनों एमडीज़ को कल तलब किया था और दोनों एमडीज़ को बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला गया है कि पब्लिक के सामने आप दोनों विभाग इकट्ठे काम करके प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। इन द मीनवाइल हमने एक आदेश और किया है जो विद्युत सुरक्षा विभाग है उनको कि आप 2 दिन में इसको एग्जामिन करते हुए अपना इंडिपेंडेंट रिपोर्ट हमें दे दीजिए, ये इसमें कौन सी सिस्टम की फॉल्ट है। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तराखंड में समाप्त हुआ राज्य योजना आयोग। सेतु के नाम से नई बॉडी का गठन, सरकार ने अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री होंगे सेतु आयोग के अध्यक्ष, नियोजन मंत्री होंगे उपाध्यक्ष। तो सीओ मुक्त बाजार के लिए लिया जाएगा सभी मंत्री सदस्य होंगे। अलग अलग क्षेत्र से 6 सलाहकार भी होंगे। तो सीओ मुक्त बाजार से लिया जाएगा सभी मंत्री सदस्य होंगे। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जिस तरह से ये बड़ा फैसला, बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड में समाप्त हुआ राज्य योजना आयोग और सेतु के नाम से नई बॉडी का गठन किया जाएगा। जी देखिए, सेतु आयोग का गठन करने का निर्णय कैबिनेट पहले ही ले चुकी है। दरअसल राज्य योजना आयोग और नीति आयोग जैसी जो बॉडीज थी, इन्हीं का एक बड़ा विकल्प सेतु होगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष जो नियोजन विभाग देख रहे मंत्री हैं वो होंगे, और इसके जो परमानेंट सदस्य होंगे वो प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और सचिव रैंक के ऑफिसर्स होंगे। इसमें 6 अलग से सलाहकार भी बाजार से लिए जाएंगे और इसमें 3 सलाहकार राज्य के भी होंगे। इसमें रोजगार, उत्पादन, निर्माण जैसी विषयों को शामिल किया गया है। दरअसल इसका बेसिक कंसेप्ट जो है सेतु का, वो उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को और मजबूत करना, रोजगार आर्थिकी के साधनों को बढ़ाना, इसके साथ ही कंबाइंड रूप से कैसे काम करना है इस पर यह काम करेगा। इसकी एक पैरेलल बॉडी भी होगी और इसका गठन का चूक जियो हो चुका है, जियो की कॉपी है मेरे पास। तो अब इस नोटिफिकेशन जो जियो के रूप में आया है, इसको इस पूरे ऑफिस को सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर बनाया जाएगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री जब इससे पहले अपने दौरे पर दिल्ली गए थे, उन्होंने 6000 करोड़ रुपए का एक प्लान भारत सरकार के समक्ष रखा था कि सेंट्रल विस्टा के तर्ज पर एक बड़ा ऑफिस बनेगा जिसमें नीति आयोग और दूसरे दफ्तर संचालित होने की बजाय जो सेतु आयोग राज्य सरकार ने बनाया है इसका और अन्य दफ्तर राज्य सरकार के संचालक होंगे। इसमें जो सीईओ है वो ओपन मार्केट से हायर किए जाएंगे। माना जा रहा है कि ये किसी निजी कंपनी के बड़े एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। इनकी क्या अनुभव हो, इनकी क्या पात्रता शर्तें हो, ये शासन अभी तय करेगा। आज चीफ सेक्रेटरी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी है, चूंकि इन्वेस्टर समिट को लेकर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उन अफसरों के साथ जो दौरे पर गए थे, उस बैठक के दौरान इस सेतु का विषय भी चर्चा में आ सकता है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। और सेतु का जो मुख्य रूप से काम होगा और राज्य को और तरक्की देना और मजबूती देना, रोजगार के अवसर सृजित करना, नई नीतियों पर काम करना, नए तौर तरीके से काम करना, क्योंकि प्रधानमंत्री हिदायत दे चुके हैं कई मुख्यमंत्रियों को, राज्य को भी, कि आप रूटीन कामकाज तो करते हैं पर रूटीन से अलग हटके किसी नई लीग पर, किसी नई सोच पर, किसी नए सिद्धांत पर काम करिए और कुछ नया करिए। इसी के क्रम में पूर्व में निर्णय राज्य की कैबिनेट से हुआ था, इसका ढांचा बन गया, ढांचा का नोटिफिकेशन हो गया और अध्यक्ष मुख्यमंत्री चूक होते ही हैं। अब सीईओ की नियुक्ति के साथ ही इसकी पहली बोर्ड बैठक हो जाएगी और ये अपना कामकाज शुरू करेगा। ठीक है, लगातार सुदीप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरक सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच निजी बातचीत का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। बातचीत के इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस तेज है। वहीं मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पलटवार करते हुए हरक सिंह रावत को विश्वासघाती बताया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरक सिंह रावत ने सस्ती लोकप्रियता के लिए यह काम किया है। हरक सिंह रावत का इतिहास बताता है कि वह पहले से ही स्टिंगबाजों के माहौल में रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत विश्वास के लायक नहीं है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनके पुराने प्रकरणों को गिनाया है। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ विश्वासघात करना हरक सिंह रावत का पुराना तरीका है। वह लोगों की गोपनीयता पर
कुठारघात करते हैं वो शुरू से ही धोखेबाज हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनके द्वारा इस तरह से षड्यंत्र के तहत फोन करना और उसका वीडियो बनाना, उसे वायरल करना बताता है कि हरक सिंह रावत को जनहित की नहीं बल्कि केवल अपने सुर्खियों में बने रहने की फिक्र करते हैं। कर दो आप। माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा। अजीब सा व्यवहार माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा। मीटिंग करना, ऐसी 2-3 मीटिंग करना। अभी मीटिंग हो रही है क्योंकि अभी तो मैंने मुख्यमंत्री से भी 2-3 बार वार्ता कर ली इस बारे में। हाँ, कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं भी, जो रास्ता ही निकल जाए। मैं आप फिलहाल तो आप जो है ना बरसात का बहाना बना के टालवा दो। नहीं, ये तो मैंने कहा है, ये तो मैंने। और अधिक बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ सुदीप जैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, एक बार फिर से प्रेमचंद अग्रवाल सुर्खियों में आ गए हैं और सुर्खियों में आने की वजह हरक सिंह रावत है। दरअसल देखिए, ये पूरा विषय राजनीति से जुड़ा है जी। ऋषिकेश से सटी हुई आईडीपीएल एक बहुत पुरानी बस्ती है जहां आईडीपीएल में कार्यरत काम करने वाले लोग रहते थे। फैक्ट्री तो बंद हो गई, अब वहां कोई निर्माण नहीं होता, परंतु वहां जो आवास हैं, चूंकि ये लैंड फॉरेस्ट विभाग की है और केंद्र भी इस पर नाराजगी व्यक्त कर चुका है, ये फॉरेस्ट को वापस होनी है, तो कब्जेदारों को हटाए जाने के लिए प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है और जो लोग खाली कर चुके हैं उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देशों पर एडीएम प्रशासन मौके पर कैंप कर रहे हैं और खाली हो चुके मकानों को ध्वस्त करा रहे हैं। दरअसल हरक सिंह रावत भी बहुत प्रबल तरीके से हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए प्रयासरत हैं और अभी से लोगों के बीच जाकर एक अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये हरिद्वार लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी सीट से जो विधायक हैं वो राज्य सरकार में नगर विकास मंत्री भी हैं, प्रेमचंद अग्रवाल। लिहाजा फोन पर कई दफा नेता बातचीत करते हैं क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, कई प्रकार की बातचीत होती है, परंतु हरक सिंह रावत जो बातचीत कर रहे हैं वो स्पीकर पर है और इधर से प्रेमचंद अग्रवाल की भी जो बातचीत हो रही, जो उनके शब्द आ रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो कल प्रेमचंद अग्रवाल ने जो पूर्व कैबिनेट मंत्री कद्दावर नेता है उत्तराखंड के हरक सिंह रावत, उन्हें भी घेरा है कि विश्वास तोड़ना, विश्वासघात करना है कि पहले आप किसी के साथ कॉन्फिडेंस में बात करें और फिर उसको इस प्रकार से वायरल करें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है हरक सिंह रावत पे कि वो समय समय पर इस प्रकार से विश्वासघात करते रहे हैं और ये बताता है कि सीधे तौर पर उनकी मंशा सिर्फ राजनीति है, विषय को वो हल नहीं करना चाहते हैं। ये बात सही है कि जो लोग मौके पर रह रहे हैं, कम से कम बारिश के दिनों में कुछ उनको राहत मिल जाए, इसके लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अब ये चूंकि पूरी तरह राजनीतिक मसला है, हरक सिंह रावत ने अपना काम कर दिया, उनको राजनीति में इस विषय पर लीड लेनी थी। अब प्रेमचंद अग्रवाल सफाई दे रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, परंतु उसे विश्वास तोड़ना तो कहा ही जा सकता है कि आप किसी से बातचीत करें और उसे रिकॉर्ड करके वायरल कर दें। बेहतर यह होता कि हरक सिंह रावत एक नेता के तौर पर उनसे मिलते, अपना ज्ञापन देते, अपना पक्ष रखते। जी ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव के लिए भी प्रत्याशियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। सचिवालय संघ के लगातार 3 बार के अध्यक्ष दीपक जोशी एक बार फिर से मैदान में हैं। दीपक जोशी का कहना है कि इस बार के सचिवालय संघ के चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा कर्मचारियों के हितों के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। मंगलवार को सचिवालय में दीपक जोशी ने जनसंपर्क कर वोट मांगे और छात्र संघ से जुड़े छात्र नेताओं ने भी सचिवालय के गेट पर पहुंचकर दीपक जोशी को अपना समर्थन किया। अभी हम लोग चुनाव पे फोकस हैं और कर्मचारी जानते हैं कि उनके हितों के संरक्षण के लिए विगत 3 टर्म्स पे बहुत से ऐसे मुद्दे हुए हैं, बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं और पुरानी पेंशन को लेकर जिस तरह से कर्मचारियों में, इस प्रदेश के कर्मचारियों में उबाल है, मैं तमाम उन एनपीएस कर्मचारियों के साथ हूं जिन्होंने इस पुरानी पेंशन की लड़ाई को अभी अमली जामा पहनाना है और 2024 से पहले मुझे लगता है इस पुरानी पेंशन को हम स्टेट को एक ऐसा स्टेट बनाए, हिमाचल की और अन्य स्टेट की तरह, कि जहां पर पुरानी पेंशन पहली बीजेपी शासित प्रदेश होगा जहां पर ये पुरानी पेंशन को हम लागू कराएंगे। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत से मुद्दे हैं सचिवालय और प्रदेश के जिनको हम सामूहिक लड़ाई के साथ लड़ सकते हैं, कर्मचारियों का हित साध सकते हैं और कर्मचारी संगठनों की मुख्य भूमिका रहती है कि वो सरकार के साथ चोली दामन के रूप में रहे और अपनी मांगों को बनवाए। उन्हीं संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने दल्लावाला से तहसील मुख्यालय तक ट्रैक्टर रैली निकालकर बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे में हो रही देरी पर गुस्सा जताया है। उन्होंने मुआवजे से संबंधित मांगों का ज्ञापन भी तहसील प्रशासन को दिया। विधायक की रैली में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर शामिल रहे। प्रभावित लोग जल्दी से जल्दी इसका मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मुआवजा मिलने में हो रही देरी से नाराज खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सोमवार शाम को खानपुर के दल्लावाला गांव से लक्सर तहसील मुख्यालय तक ट्रैक्टर रैली निकाली। खानपुर विधायक ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो सरकार आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। सरकार एक दोहरा रवैया अपना रही थी कि कुछ गांव आंशिक पीड़ित हैं और कुछ गांव पूर्णतः बाढ़ग्रस्त हैं। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसका किसान बाढ़ग्रस्त नहीं है। किसी की 80% खेती खत्म हुई होगी, किसी की 100%। इससे कम खेती किसी की भी नहीं खत्म हुई है। इससे कम खेती किसी की भी खत्म नहीं हुई है। तो सरकार ये हमारे साथ नाटक बंद करे। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला हर गांव पीड़ित है। हमें 11,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा चाहिए। बिजली के बिल हमारे पूर्णतः माफ किए जाएं और जो क्रेडिट कार्ड पर किसानों को ऋण दिया गया है वो भी पूर्णतः माफ किया जाए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।